दोस्तों मेरा नाम आदिल इसाक है और एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों पहले हमने जो डिस्कस किया वो लेक्चर नंबर 1 था। आज सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो है वो सेकंड लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। नाम से भी इंडिकेट हो रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब एस्पेक्ट्स का जो मीनिंग है वो है पहलू। अगर कोई भी चीज हो ना, हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि यार ये है लेकिन इसका मीनिंग क्या है। तो एस्पेक्ट्स का मीनिंग पहलू, यानी बायोलॉजी के हम पहलू के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। हम पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये जो बायो है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लाइफ के पहलू हैं, कुछ खास, दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस और बायोलॉजी, जो हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। लाइफ के बारे में, लाइफ के पहलू हैं कुछ, लेकिन हम उसको बायोलॉजी में नहीं पढ़ते। हालांकि मैंने कहा है कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ते। जैसे मैं आपसे किसी से पूछूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मतलब है, बता पाएंगे आप? नहीं बताएंगे। या मैं पूछूं व्हाई देयर शुड बी लाइफ, लाइफ होना क्यों जरूरी है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई देयर शुड बी लाइफ। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई देयर शुड बी लाइफ, ये या तो नॉट टेकन बाय बायोलॉजिस्ट या इनको बायोलॉजिस्ट लेते नहीं है। बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो क्या करते हैं, बायो स्टडी ऑफ बायोलॉजी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर ये छोड़ दिए जाते हैं किन के लिए, फिलॉसफर। फिलॉसफर क्या होते हैं दोस्तों? फिलॉसफर वो होते हैं जो अपने अकल बूझ समझ से आंसर देते हैं, वो क्या होते हैं, फिलॉसफर। और थ्योरिटियंस है वो मजहब, यानी हम इसको कह सकते हैं गॉड वर्ड्स। थ्यो का मायने जो है वो क्या है, गॉड, यानी गॉड के वर्ड। कि मजहब इस चीज के बारे में क्या कहता है, समझ आई? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। मैंने कहा कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन बट देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ व्हिच कैन लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस और बायोलॉजी लाइक। तो समझ आई कि मतलब बायोलॉजी तो स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जो हैं तो लाइफ के बारे में, लेकिन हम उसको बायो में स्टडी नहीं करते। जैसे एक मैंने सवाल पूछा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, कोई नहीं बता सकता। जवाब देंगे वो फिलॉसफर और थियोरियन। ये बात नहीं है कि कोई आंसर उठे उसका जवाब नहीं मिले ना। दुनिया में जब क्वेश्चन उठते हैं तो उसके जवाब देने वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हम बायो में स्टडी नहीं करते। या व्हाई देयर शुड बी लाइफ, ये क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट छोड़ देती हैं, या मतलब इनको कौन आंसर देती हैं, फिलॉसफर। फिलॉसफर क्या होते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने माइंड में बिठाते जाएं। फिलॉसफर जो होते हैं वो होते हैं जो अपनी अकल बूझ समझ से जवाब दें, हम उनको क्या कहते हैं, फिलॉसफर। और या फिलॉसफर उनको आंसर देते हैं, या थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस वो होते हैं जो मतलब मजहब इस चीज के बारे में क्या कहती है, यानी हम थियोलॉजियंस को, थियो का मायने गॉड, यानी गॉड वर्ड्स। तो ठीक है, लेकिन ये बात तो होगी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अगर हम किसी आम आदमी से पूछें कि व्हाट इज लाइफ, वो गुस्से में जरूर कहेगा कि लाइफ तो लाइफ है। ये कौन सा सवाल है?
लेकिन बायोलॉजिस्ट इसका भी आंसर देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बायोलॉजिस्ट फिर भी इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो लाइफ है वो है, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। मैंने बता दिया कि लाइफ को जो है डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको डिफाइन करती हैं। और वो कैसे करती हैं कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्या मतलब कि जो लाइफ है, जो हमारे करेक्टर, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और मैं हूं, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अगर इसके अंदर आ जाए तो ये क्या बन जाएगी, लिविंग थिंग। तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो हम नीचे पढ़ेंगे अब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लाइफ क्या हो गई कि लाइफ एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मजमूआ है जो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग में फर्क करते हैं। जो चीजें मुझ में है इसमें नहीं है। तो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर जैसे मेरा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में बेसिक फर्क, अगर नॉन लिविंग थिंग को हम सीधा बना दें, उल्टा बना दें, तो वो उनकी शेप इतनी नहीं बिगड़ती, हम कहते हैं ये कोई इश्यू नहीं है। जैसे चेयर 3 टांग वाली भी होती है, 4 टांग वाली भी होती है, 2 टांग वाली भी होती है, हम डब्बा भी बना सकते हैं। तो हम इसके बारे में कहते हैं कोई इश्यू नहीं है। अगर नॉन लिविंग थिंग में थोड़ा सा ऊंच नीच आ जाए, जैसे मेरा कान है, अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरा स्केलेटन ढांचा ही बिगड़ जाएगा। आंख है थोड़ी सी ऊपर लग जाए तो सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। ये बात याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में, कि अगर जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो अगर उनको हम किसी भी तरीके कर लें तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, उसके बारे में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर जो लिविंग थिंग है उनकी एक चीज में हल्की इतनी भी जरा सी भी वो आ जाए, तो खलल आ जाए, तो वो उसका ढांचा ही बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा कि जो लाइफ है वो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। और वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब, जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक वो क्या थी, हाईली ऑर्गेनाइज्ड। मैंने पहले ये बता दिया, हाई ऑर्गेनाइज्ड का मतलब तरतीब, इनकी तरतीब बिल्कुल वो होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब यही है जो मैंने पहले बयान किया, एक बार फिर बयान कर देता हूँ कि अगर नॉन लिविंग थिंग में अगर कोई मतलब अगर हमारे पास चेयर है, उसकी 3 टांगे भी हो सकती हैं, 2 टांगे भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, एक डब्बा भी बना सकती हैं। लेकिन अगर लिविंग थिंग में थोड़ा सा भी फर्क आया तो पूरा हमारा जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो बिगड़ जाएगा। जैसे मेरे कान है, अगर ये थोड़े से ऊपर होते तो मेरा सारा ढांचा ही क्या हो जाता, बिगड़ जाता। तो ये क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज। जो एक बात याद रखनी है कि जो लिविंग थिंग होती है वो सिंपल नहीं होती है, एंटाइटीज का मतलब चीजें। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक या ज्यादा सेल्स के भी हो सकते हैं। जैसे कंपोज ऑफ वन, अगर 1 सेल होगा तो हम उसको कहेंगे, अगर 1 सेल होगा तो हम उसको कहेंगे यूनिसेलुलर, यूनि मीन 1। और अगर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो हम उसको कहेंगे
मल्टी सेलुलर, मतलब लिविंग थिंग एक या ज्यादा सेल्स की पर कंपोज हो सकती है। जो नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जेनेटिक होती हैं। मैंने एक लेक्चर के शुरू में एक बात बताई है कि अगर हमसे पूछे कोई मैं व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, तो कि हमें सुनने के लिए कान क्यों दिए गए हैं, हमें देखने के लिए आंखें क्यों दी गई हैं, तो ये बात वो तो एक्सप्लेन नहीं करती, वो तो लेफ्ट हो जाती है फिलोसफर या थियोलॉजियंस के लिए। लेकिन अगर कोई यूं पूछ ले कि भाईजान हमारी 2 आंखें क्यों होती हैं या 2 कान क्यों होते हैं, तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हमें देखने के लिए 2 ही आंखें क्यों दी जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कितने जीन्स हैं, 2 जीन्स हैं। तो इसका ये मतलब है, अगर कोई पूछे हमें सुनने के लिए 2 कान ही क्यों दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 जीन्स। तो ठीक है भाई, तो अब जो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो है कैरी आउट एंड कंट्रोल नंबर्स केमिकल रिएक्शंस, कि ये केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल और कैरी। तो जो हमारा पॉइंट था कि कैरी आउट एंड कंट्रोल नंबर्स केमिकल रिएक्शन, मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट भी करती है यानी चलाती भी है, और कंट्रोल भी लाजमी है, चलाना भी और कंट्रोल करना भी। आप पूछेंगे, क्वेश्चन बनता है ना कि कैसे, बताओ ना। तो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए, अगर ग्लूकोज मतलब ज्यादा टूटना शुरू हो जाए तो हम क्या हो जाती है, कहते हैं इसको कम शुगर है, तो वो भी इंसान बेहोश हो जाता है। तो अगर कम टूटे तो फिर भी खतरा, ज्यादा टूटे फिर भी खतरा, लेकिन कि उसको कैरी भी करती है और कंट्रोल भी करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, बॉडी में इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो नंबर 6 है इक्वायर एंड यूज केमिकल एनर्जी, मतलब क्या करना, फूड इस्तेमाल करना और उससे फूड इस्तेमाल करके क्या लेना, केमिकल एनर्जी। और केमिकल फूड, अब ये बात बनती है कि फूड क्या है, फूड क्या है, हर चीज पर ऑब्जर्व करना है कि हमने ये क्या है, एक एक पॉइंट डिस्कस करना है हमने। तो मैंने लफ्ज फूड बोला, फूड का मायने कि अगर जिसमें CH बॉन्ड हो, क्या हो, CH यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, उसको हम कहते हैं फूड। फूड ज्यादातर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स के जरिए। अब वाटर है, वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O, ये फूड नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन का लिंक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ आपको पता है साइज को बढ़ाती है। और पॉइंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, कि आगे ये अपने बच्चे भी पैदा करते हैं। जो लिविंग थिंग होती है, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो आगे क्या करती है, बच्चे पैदा करती है। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, मतलब उनकी शक्ल हमारी तरह होती है। जैसे कोई बंदा है तो उसके बच्चे पैदा तो क्या करेंगे, जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो सिमिलर होंगे टू देमसेल्व्स उनके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नंबर 9 है, वो कहते हैं रेस्पॉन्ड इन चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को में भी मतलब कंट्रोल में रखती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बिहेवियर। तो नंबर 10 मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, अपना अंदरूनी एनवायरनमेंट भी मेंटेन करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, होमियोस्टेटस। तो अब एक दफा फिर मैं बता दूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, नंबर 1 करके फिर सुन लीजिए। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, की तरतीब जो होती है वो क्या होती है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मैंने फिर बताया कि
नॉन लिविंग थिंग जैसे भी बनाने उसके बारे में कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा कान अगर थोड़ा सा भी ऊंचा चला है, चाहे लिविंग थिंग का कोई भी पार्ट, तो हमारा ढांचा बिगड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के वो उनका वो सिंपल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक या ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। एक सेल को हम कहते हैं यूनिस्लोरर, और दो या दो से ज्यादा सेल की बना हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी स्लोरर। यानी एक सेल की भी बनी हो सकती है या ज्यादा की हो सकती है। contain genetic program of their characteristics, उनके characteristics genetic प्रोग्राम रखते हैं। तो कैरी आउट एंड कंट्रोल नंबर्स केमिकल रिएक्शन, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम हमारे ग्लूकोज ज्यादा टूटे या कम टूटे तो उसके फवायद भी हो सकते हैं, मतलब कैरी भी चलाती भी है और उसको कंट्रोल भी करती है ताकि बॉडी पर कोई खलल ना पड़े। तो इक्वायर एंड यूज केमिकल एनर्जी, ये भी आपको पता चला, कैन ग्रोथ इन साइज, प्रोड्यूस ऑफ सब्सटेंस सिमिलर टू देमसेल्फ, रेस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट और मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, मैं अब ये डिफाइन, ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, ये इस चीज की एक्सप्लेन कर रही है कि लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मजमुआ। वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ये हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो वो लिविंग थिंग या नहीं होगी, या होगी तो उसका मतलब ढांचा सही नहीं होगा, बिगड़ा होगा। तो मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, डरिए मत, किसी का ऐलान नहीं हो रहा, ये बायो का ऐलान है। तो डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ कि एनीथिंग पोसेसिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, कोई भी चीज हो, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किया तो वो क्या होगी, लिविंग ऑब्जेक्ट होगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अगर कोई इनमें से एक मतलब ऊंची नीची है, तो खराब है, इनमें से तो है सारी लेकिन उनमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो हम उसको कहते हैं कि लिविंग थिंग तो है लेकिन उसका ढांचा चेंज है। अगर इनमें से ना हो तो हम उसको कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। अगर ये हों और इनमें से कोई फर्क आ जाए तो वो डेड भी हो सकती हैं। इनमें से कोई भी ना हो, एक भी ना हो तो, या एक फुल ना हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब anything possessing all these characters simultaneously बैक वक्त, तो हर टाइम, मतलब declared as living object। ये ऑब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज के, ये इसको हम किस में पढ़ेंगे, बायो के बारे में। तो यही बायो का अनुभव है, इन्हीं चीजों के बारे में हम बायो में पढ़ते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपने याद रखने हैं। इंपोर्टेंट इन पर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन पर भी आता है, इसलिए मैं कहता हूँ कॉपी पेंसिल ले लिया करें। जो हम इंपोर्टेंट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं वो नोट कर लें, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी कंसेप्ट में भी काम आएंगे, और यही सब बायो है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाई वी क्लासिफाइड बायोलॉजी। अब आप आ गया जी सवाल कि बायो को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। ये बता दें कि हर चीज को हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के लिए भी रिचार्ज हुई, हमने उसको भी क्लासिफाई किया, क्योंकि इतने हमारी बुक के लिहाज से यहाँ जो वर्ल्ड में है तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं। तो अगर उनके हम नाम भी लिखना शुरू कर दें तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी बुक्स बाहर जाएंगी, ठीक है। तो हम बायो को क्यों क्लासिफाई करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जा अदील वो ले आ, केमिस्ट्री की बुक ले आ, तो 1 लाख किताबें पढ़ी हो रूम में, तो वो क्या जल्दी ढूंढ लेगा, बड़ी मुश्किल, उसको 1 घंटा, क्या पता 24 घंटे लग जाए, क्या पता 12 घंटे लग जाए। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो, ये मतलब ये केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ये फिजिक्स की बुक्स हैं, ये बायो की बुक्स हैं, ये इंग्लिश की बुक है, ये उर्दू, इस्लामिया, जोग्राफिया, तो ऐसे हो तो वो उसको जल्दी पिक लग, चाहे वो 1 लाख या 1 करोड़ भी हो, और फिर उसमें ऑर्गेनाइज्ड हो। ये केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो व्हाई वी क्लासिफाई बायोलॉजी, ठीक है। समझ कि बायोलॉजी इज बायो बेस्ड स्टडी के बहुत वसी है, बहुत ही वसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बुक में तकरीबन कितने हैं, 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं। अगर नाम भी लिखना शुरू कर दें तो कितनी बुक्स बाहर जाएंगी। और अगर जैसे अगर हमारे पास है ह्यूमन, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं
लग जाए तो कितनी बुक्स भर जाएंगी, तो बहुत वसी है। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहलू को हम शामिल करते हैं इसमें। इसलिए वॉल्यूम मतलब इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं। इट इज बट नेचुरल, ये कुदरती ज्ञान है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज को हम क्लासिफाई करते हैं टू डिवाइड दिस साइंस इनटू क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। इनको हम शाखों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फॉर कंप्रीहेंडिंग एंड स्टडीइंग द बायोलॉजी। बायोलॉजी को समझने और पढ़ने में हम इसको क्या करती हैं, डिवाइड्स करते हैं। तो यही था सेकंड लेक्चर, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।